एक पुरसुकून और खूबसूरत कस्बे में केशव नाम का एक मेहनती मगर बदकिस्मत आदमी रहता था। केशव हर रोज कोई ना कोई नया कारोबार शुरू करता, मगर हैरत की बात यह थी कि उसका कारोबार कभी नहीं चलता था। वजह थी उसका पड़ोसी गोपाल। गोपाल का काम ही ये था कि जैसे ही केशव कोई नया धंधा शुरू करता, गोपाल फौरन उसकी नकल कर लेता था। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला। एक दिन केशव सुबह सवेरे उठा, नहा धो के बाजार जाने को तैयार खड़ा अपनी पत्नी से कहने लगा, आए रूपाली, आज मैं आम बेचने जा रहा हूँ। तुम देखना, आज किस्मत जरूर साथ देगी। बस ये सारे खुशबूदार आम बिक चुके हैं। ऊपर वाला खैर करे जी। बस इस बार तुम उस गोपाल से बच कर रहना। अरे देखता हूँ आज वो नकल चोर क्या करेगा। इस बार मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा। हाँ, कोई मौका नहीं दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। केशव ने ताजे ताजे आमों से भरा टोकरा सर पे उठाया और लंबे लंबे डग भरता बाजार को निकल गया। आ जाइए, रस से भरे शहद से मीठे आम लीजिए। एक बार खाएंगे तो बार बार याद करेंगे। आइए और ले जाइए ताजा ताजा खुशबूदार आम, गर्मी में मौजें उड़ाइए। जनाब, ये आम नहीं, खुशियों का खजाना है। गर्मियों की सौगात है, मीठे और रसीले। यकीन जाने, एक दफा ले गए ना, हमेशा मुझे याद करेंगे। हाँ साहब। भाई, मुझे 2 किलो आम देना, लेकिन देख के सही दाने डालना बिल्कुल। हाँ, ये लीजिए आपके आम। अरे वाह, आज तो अच्छी शुरुआत हुई है। बस ये सब ऐसा ही चलता रहे ऊपर वाले, मेरा धंधा चमक जाए। आते जाइए, बाग के मीठे मीठे आम ले जाइए। केशव जैसे जैसे आवाज लगाता जाता, वैसे वैसे उसकी दुकान पे लोगों का रश बढ़ रहा था। मगर उसकी खुशी कुछ ही देर की थी। सामने से गोपाल सर पे आम का टोकरा उठाया आया और केशव की दुकान के सामने अपने आम बेचने लगा। अरे क्या इतने महंगे गले सरेआम खरीदते हो? इसके बजाय यहाँ आओ, 300 के बजाय 250 में ले जाओ पूरा 1 किलो आम। आ जाओ, आला नस्ल का आम एक बार खाओ, बार बार आओ। आओ, चाची, मौसी, बुआ आओ, इसके गले सड़े आम छोड़ो, मेरी दुकान के आम खाओ, दीवाने हो जाओ। अरे वो देखो, वहाँ 300 के बजाय 250 में आम मिल रहे हैं। चलो वहाँ से लेते हैं। बेचारा केशव इस बार भी अपना धंधा छोड़ घर आके सर पकड़ के बैठ गया। अरे जी, ये क्या? आप तो आज भी खाली हाथ आ गए। आम तो वैसे के वैसे ही हैं। कुछ नहीं बिका क्या? नहीं रूपाली, एक तो गोपाल मेरी जान का अजाब बन गया है, या फिर मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने सोचा था कि आज कम दामों में जल्दी जाके सब आम बेच दूंगा, मगर वो नक्कल चोर मुझसे भी कम दामों में आम बेचने बैठ गए और सब ग्राहक वहां चले गए। हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये फल और सब्जी के बजाय मुर्गियाँ बेचो। तुम्हें तो मुर्गियाँ पालने का तजुर्बा भी है ना? गोपाल नकल में इतनी मेहनत का काम नहीं करेगा। हाँ, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ठीक कहती हो, मुर्गियों के कारोबार में ज्यादा मेहनत है और वो ये नकल चोर नहीं करेगा। मैं अभी जाकर फार्म से दर्जन मुर्गियां लाता हूँ। बस फिर क्या, केशव उसी वक्त मुर्गियां लेने निकल पड़ा। अपना पुराने पिंजरा निकाला और उसमें सुबह तक के लिए मुर्गियां बंद कर दी। देखता हूँ ये मेरा धंधा कैसे चुराएगा। आया बड़ा नकल करने वाला। शाम को गोपाल जब अपने घर से बाहर निकला तो केशव के घर के बाहर मुर्गियों को देखकर सोच में पड़ गया। यानी अब ये बेवकूफ केशव मुर्गियां बेचेगा, जरूर इसमें ज्यादा मुनाफा होगा, जब ही ये फल सब्जी छोड़ मुर्गियां बेचने चला है। मगर इसमें बड़ी मेहनत है, वो कौन करेगा? अरे जी, ये मुन्ना को बुला दो जरा, रूपाली से कपड़े लेने भेजना है, सिल गए होंगे। अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ। आज इसकी खैर नहीं, दिन दहाड़े निकला रहता है बस। आजा रानी, दाना खा ले दाना, कुत आजा, शाबाश।
किस्मत हो तो गोपाल जैसी। अब तो मैं भी मुर्गियां ही बेचूंगा। ए मुन्ना, इधर आ जरा। अरे अब्बा, मैं बस आने ही वाला था घर, बस अभी। तुझे मुर्गियां पसंद है ना? मैं भी अब मुर्गियां बेचने वाला हूँ और तुमने उनके दाना पानी और सफाई का ख्याल रखना है। अभी घर चलो, तुम्हारी माँ बुला रही है। फिर शाम में मुर्गियां भी तो लानी है। अगले दिन सुबह केशव जल्दी उठा और अपनी मुर्गियां लेके बाजार पहुंच गया। सब कुछ ठीक चलता रहा। केशव की मुर्गियां बिक रही थीं, मगर तब तक जब तक गोपाल ने एंट्री नहीं मारी थी। उसके आते ही केशव की किस्मत को जैसे फिर गिरहन लग गया। पहले तो केशव उसे देखकर चौंका। अरे ये क्या, ये फिर आ गया, वो भी मुर्गियां लेकर। ये कैसे हो गया रे? खैर है, लेकिन मेरे तो ग्राहक बन ही गए हैं। वैसे इसके पास कौन जाएगा? लेकिन आज माजरा कुछ और ही था। वैसे रोजाना तो गोपाल आते ही ग्राहकों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से समेट लेता था, मगर आज वो खामोश बैठा था क्योंकि वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। ये लो जी, आ गए खुशबूदार लड्डू। जैसा आपने कहा था मैंने ठीक ठीक वैसा ही किया और सुबह उठ के ये सारे लड्डू तैयार कर दिए हैं। ये लें। आहा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जबरदस्त। जभी तो मैं सबसे कहता हूँ पत्नी हो तो मेरी पत्नी जैसी। बस अब तुम मेरा कमाल देखना, कैसे लोग मेरी दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। मुर्गियाँ ले लो मुर्गियाँ, और सिर्फ मुर्गियाँ ही नहीं बल्कि एक एक लड्डू भी मुफ्त ले जाओ। घर के बने खुशबूदार लड्डू। आ जाओ, सेहतमंद मुर्गियाँ ले जाओ और लड्डू खा जाओ। कौन करेगा ऐसा सौदा? बस फिर क्या, देखते ही देखते लोग केशव चोर गोपाल के दुकान पे पहुंच गए। लड्डुओं की खुशबू ने एक बार फिर गोपाल को जिता दिया। जो भी कहो, ग्राहक बनाने तो उसे बहुत अच्छे से आते थे। लेकिन इस बार ये सब देख केशव की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो अपनी जगह से उठा और गुस्से में तलमलाता हुआ सामने गोपाल की दुकान पे जा पहुंचा। अरे भाई, आखिर तेरा मसला क्या है? हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। जब भी मैं कोई धंधा शुरू करता हूँ तुम मेरी नकल में वही धंधा शुरू कर देते हो और मेरे सारे के सारे ग्राहकों को कभी कोई लालच देते हो, कभी कोई। आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं किसी की नकल नहीं करता। ये बाजार है, जिसका जो दिल चाहे बेचे। और भाई, तुम्हें खुद धंधा करना नहीं आता तो मुझ पे क्यों गुस्सा होता है? जाओ, पहले जाके सीखो, फिर करना कुछ काम। आगे बस लड़ने। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं आता धंधा करना? मैं अब इस बाजार में कोई काम करूंगा ही नहीं। हाँ, फिर देखता हूँ तुम क्या करते हो, किसकी नकल करते हो। केशव की कुछ ही मुर्गियां बिकी थीं। उसने अपना सामान उठाया और उदास दिल के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंच के वो फूट फूट के रोने लगा। उसकी उम्मीद जैसे टूट चुकी थी। रूपाली किचन में खाना बना रही थी। केशव की रोने की आवाज सुनकर भागी भागी कमरे में गई। अरे अरे जी, ये क्या, इतना क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं, वो गोपाल फिर से आ गया और मुर्गियां बेचने लगा और उनके साथ लड्डू मुफ्त। सब उधर चले गए। वो कहता है मुझे काम करना नहीं आता। क्या करूं, कैसे चलाऊंगा अब अपना घर? इसकी नकल ने मेरे पेट पे लात मार रखी है। अये हाय, सत्यानाश हो इसका। दूसरी तरफ रूपाली के बाबूजी, जो अपने गांव के एक अक्लमंद और अच्छी सोच समझ रखने वाले इंसान थे, आज अपनी बेटी के घर जा रहे थे। अरे बाबूजी, आप आइए, अंदर आइए ना। क्या हुआ है बेटी? तुम दोनों के चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों? क्या बात है? वो बाबूजी, दरअसल। फिर रूपाली शुरू से सारा माजरा अपने बाबूजी को बताती है कि कैसे गोपाल ने उनकी जिंदगी अजीरन की रखी है। बस बाबूजी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप और माँ परेशान ना हो। क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा हल बताऊं जिससे गोपाल तुम्हारा पीछा छोड़ दे और काम भी चल पड़े। क्या वाकई बाबूजी ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। वाह बाबूजी, आपका जवाब नहीं। हमने तो ये सोचा ही नहीं। आप बैठिए, मैं खाने को कुछ लाई हूँ। अब जैसे केशव की किस्मत ही बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह ही बाबूजी अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ।
अपना ख्याल रखना और जैसा जैसा मैंने बताया वही करना। फिर देखना ये गोपाल कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ता है। अब शुरू होता है असल खेल बाबू। केशव उनकी बात पर अमल करते हुए अपने घर की छत की 4 दीवारी और एक छोटा कमरा बनाना शुरू करता है, जो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाता है। उसके बाद गांव के लोगों के उठने से पहले पहले वो बहुत सारे बकरी के बच्चे लाकर ऊपर छत पे बनाए गए कमरे में बंद कर देता है। वो रोज सुबह लोगों के उठने से पहले अपनी बकरियों को चरा के ले आता। अरे मेरी प्यारी बकरियों, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, इससे पहले कोई उठे हमें घर पहुंचना होता है। वहीं गोपाल इस सोच में डूबा परेशान था कि केशव आखिर कोई काम धंधा करता दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कोई ना कोई तो गड़बड़ है, वरना ये केशव बुद्धू कहीं का कुछ ना कुछ तो करता ना। बाहर कहीं दिखाई देता है और बाजार में तो इसका नामो निशान ही नहीं है। कहाँ कैसे पता लगाऊं? हाँ, एक तरीका है। अरे मुन्ना की अम्मा, बात तो सुनो जरा। ये रूपाली के पास आना जाना नहीं कर रही हो क्या? कहाँ जी, कब से कपड़े नहीं सिलवाए रूपाली से। आपसे मैंने कितना कहा मुझे कपड़े दिला दे, अभी त्योहार भी आने वाला है, मगर आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए। उफ, तुम्हें तो कपड़े लत्ते से कुछ हटके कुछ नहीं सूझता। किसी बहाने जाओ और जाके पता करो कि आखिर उसका पति कहाँ रहता है, आजकल क्या काम धंधा कर रहा है। बड़े दिनों से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बस ये काम खत्म करके जाती हूँ बस। हर वक्त कपड़े दिला दी। कहाँ जा रही हो रूपाली? बड़े दिन हुए मुलाकात नहीं हुई। मैंने सोचा आज बैठ के 4 बातें कर ले। ये जरूर कोई सुनगुन लेने आए हैं, वरना बिना मतलब के ये औरत तो पानी भी ना पूछे किसी को। कुछ नहीं भाभी, बस यही बाजार जा रही हूँ पकाने की सब्जी लेने। अच्छा, कुछ देर तो ठहरो, कहाँ गायब रहती हो आजकल? और केशव भैया, वो भी नजर नहीं आते। सब खैर तो ना? गोपाल ने भी बताया कि वो आजकल कोई काम धंधा नहीं कर रहे। बस आ गई अपने मतलब पे। ऐसा मजा चखाऊंगी ना अब कि याद रखेंगे दोनों। नहीं, ये किसने कहा? वो ऊपर कमरा देख रही हैं आप? यहाँ हमने बतखें पाली हैं ढेर सारी। जब वो बड़ी हो जाएंगी ना, उन्हें बेचकर बहुत मुनाफा कमाएंगे हम। क्या वाकई? लेकिन बतखें तो पानी में पलती है ना? हाँ, जभी तो हमने इस कमरे में पानी खड़ा किया हुआ है। बस भाभी, आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं। इस काम में पैसा बहुत है। ये तो आप मेरी अच्छी पड़ोसन हैं, तो मैंने आपको बता भी दिया। हाँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हें भी देर हो रही होगी ना? गोपाल की बीवी जल्दी से घर पहुंच के सारी बात बताती है। अच्छा, ये बात है। देखा, मैंने कहा था ना कोई बात जरूर है। ये तो छुपा रुस्तम निकला। मगर मैं भी कम नहीं। दूसरे ही दिन गोपाल ने भी अपने मकान की छत पे एक पक्का कमरा बनवाना शुरू किया, जो कुछ दिन में तैयार हो गया। फिर कमरे में पानी ठहराया और उसमें बहुत सी बतखें पालना शुरू कर दी। इस नकल के खेल में वो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है। वहीं केशव की बकरियां भी काफी बड़ी हो जाती हैं। वो उन्हें फार्म में बेचकर खूब मुनाफा कमाता है। ये भाई आपके पूरे 80,000 बने। वाह वाह केशव, मजे ही आ गए। बड़े दिन बाद कोई अच्छा मुनाफा हुआ है। बाबूजी का भी शुक्रिया अदा करना है। रूपाली, वो तो बहुत खुश होगी। बस कुछ दिन और, फिर मैं भी बतखों को बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन इस दफा किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, गोपाल के घर की दीवारों में पानी आने लगा और एक दिन वो हुआ जिसने गोपाल के हाथों से तोते उड़ा दिए। हाय, ये क्या हो गया? मेरा घर की छत बह गई, सब बतखें दब के मर गईं, मेरी सारी जमा पूंजी डूब गई रे। क्या होगा मेरा? वहीं केशव घरा ये सब देख रहा था। वो गोपाल के पास गया और कहा, देखा, नकल और हसद का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। रूपाली ने तुम्हें मेरे काम के बारे में सच नहीं बताया था, इसलिए कि कहीं तुम फिर से मेरे रास्ते का कांटा ना बन जाओ। मैंने बत्तखें नहीं, बकरियां पाली थीं छत पे। कौन बेवकूफ होगा जो छत पे इतना पानी खड़ा करके बत्तखें पालेगा? पानी से छत तो टूटेगी ना। फिर तुम मेरी नकल में अपनी अकल का इस्तेमाल करना भूल गए। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं हमेशा तुम्हारी हसद में नकल करता रहा और आज मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी तमाम हो गई।
मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं कभी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, ये बहुत है। आप सब भी इस बात पर जरा सोचें, कहीं अपने भी किसी की नकल में अपनी अकल इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ दी।